वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल हैं, इनसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, बोर्ड में भी आए हुए हैं और हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी और बढ़ती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज़ करके आप लोगों को पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं। फॉर्मूला और कुछ 2-3 लाइनें, इनको यूज़ करके हम लोग अपने आंसर को लिखते हैं, यही हमारा एग्जामिनर चाहता है। तो करते हैं हम लोग शुरू। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पहला है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moving with velocity v is subjected to magnetic field b, the force acting on it is non-zero. Would the particle gain kinetic energy? ये है क्वेश्चन। देखो क्या है, when a charged particle moving with velocity v is subjected to magnetic field b, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड b उस पर लगाई जाए, ठीक है, ये नहीं दे रखा परपेंडिकुलर है किस एंगल पे है, बस ये कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है ताकि उस पर फोर्स जीरो ना हो, यानी फोर्स कुछ ना कुछ उस पर लग रहा हो। तो बताओ, वुड द पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी? समझ गए? क्या मैग्नेटिक फील्ड से हमारे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी? समझते इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसकी 2 एप्लीकेशंस कराऊंगा। एक तो ये क्वेश्चन हम लोग, इस क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होता है, और हम देखेंगे कि क्या वो हमारे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ये 2 क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो, जब अभी हमारे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो, उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं Q V क्रॉस B, और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। चाहे V और B के बीच में कुछ भी एंगल हो, 0 को छोड़ करके, 0 180 को छोड़ करके V और B के बीच में कुछ भी एंगल हो, फोर्स लगेगा। वो फोर्स V और B के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमारा जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा, अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा तो क्या ये वेलोसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा? सिचुएशन देखो, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल घूमता है, सबसे इजी वाली सिचुएशन लेते हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से टेंजेंशियल होगी ना, और ये जो फोर्स होगा ये क्यू वी बी हो जाएगा, साइन 90 होगा इसके लिए, क्योंकि बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो फोर्स है ये हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स हमारे चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ गया तो फोर्स इधर लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा चार्ज पार्टिकल आएगा, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा। हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा। यहाँ पर होगा, वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से होगा, फोर्स इस तरफ होगा। समझ गए? तो ऐसे में वर्क डन अगर हम देखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखना चाहो, ठीक है, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखना चाहो, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर बेसिकली हमारे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हमारा फोर्स कोई काम नहीं कर रहा, केवल वो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कर रहा है। ये जो फोर्स है हमारे चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है, उसकी स्पीड बढ़ा नहीं रहा। स्पीड कब बढ़ेगी? देखो, जब हम याद है ग्रेविटी वाले क्वेश्चन करते थे, जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं
तो उसकी वेलोसिटी नीचे होती है और एक्सेलरेशन भी नीचे होती है, तो स्पीड इंक्रीज करती है ना। और दूसरी सिचुएशन में अगर हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे होती है, तो पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज करती है। और हमने ऐसी सिचुएशन भी करी थी कि जब हम चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करती। समझ गए? इसी तरीके से ये जो फोर्स है हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज पार्टिकल पर केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करने में ही रोल है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में कोई रोल नहीं है। ये तो वही वाला क्वेश्चन जो अभी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन कह सकते हो। इस क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन। रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करती है। जब भी हमारा चार्ज पार्टिकल गैप में आता है ना, दोनों डी के बीच में गैप में आता है, भूल गए याद कराऊं, ऐसे दो डी थी, इस तरीके से हॉलो डी थे, हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखा था, वो गोल घूमना शुरू हो गया था ऐसे। और जब हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर गैप में आता है, अगर सामने वाला डी चार्ज पार्टिकल के अपोजिट वाला चार्ज होगा, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे चार्ज पार्टिकल पर, और सामने वाला डी नेगेटिव बन गया, तो अट्रैक्ट करता है, स्पीड बढ़ती है, एक बड़ा रास्ता ट्रेवल करता है, यहाँ पहुँचता है। तो हम यह देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे चार्ज पार्टिकल को गोल घुमा रही है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब हमने फॉर्मूला निकाला था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में, वो हमने निकाला था हाफ mv², और v की जगह हमने क्या पुट किया था, क्योंकि हम जानते हैं r इज इक्वल टू mv/qb होता है, तो v हो जाएगा qb/r/m। ये वाली वैल्यू पुट करके हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है q² b² r²/m², और m से m कट जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 q² b² r²/m। अब इस फॉर्मूले में देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल ही नहीं दिखाई दे रहा, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो क्या जो बातें अभी अभी हमने करी वो सारी गलत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही एनर्जी बढ़ाती है? मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क करता ही नहीं है, वो तो केवल डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि वो फोर्स उसके मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। तो याद रखो ये फॉर्मूला 100% सही है, ये फॉर्मूला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का है। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का है। अगर हमारे साइक्लोट्रॉन का रेडियस है r, समझ गए, तो ये वो रेडियस है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द डी, ये डी का रेडियस है ना, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल तो रेडियस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये जो है ये मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन साइक्लोट्रॉन। और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो b, मास भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। तो याद रखो ये अगर हमारा d का रेडियस दिया हुआ है, तो मैक्सिमम रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है ये वो एनर्जी, समझ गए? क्लियर है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंक्रीज करती है, ये बात भी सच है, लेकिन उससे निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल क्या पता कितनी बार रिवॉल्व करता है, लाखों बार करता है, 2000 बार करता है, 500 बार करता है, 2-3 बार करता है। तो मान लो n बार करता है, n बार पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में से, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 3 ऐसे, 1 2
3 4 5, ऐसे करते करते जितनी बार भी पास होगा हर बार वो एनर्जी गेन करेगा। और वो एनर्जी गेन कितनी करेगा? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लो की Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी एनर्जी गेन करेगा एक बार में। लेकिन इस वाले फॉर्मूले से टोटल एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें गिनना पड़ेगा कि हमारा चार्ज पार्टिकल गैप में से कितनी बार गया। इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। मान लो 1000 बार गया तो इंटू 1000 कर दो, ठीक है, या n टाइम्स बार गया तो n इंटू n कर दो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन काउंट करना इज नॉट ईजी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल बहुत छोटा है ना, और उसको इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि हो सकता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक भी पहुंच जाए। क्लियर? तो इसीलिए नंबर ऑफ टाइम से पासेस थ्रू गैप आसान नहीं है गिनना, इसलिए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड तो आती है, लेकिन मैग्नेटिक का रोल चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करने में नहीं है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ साइक्लोट्रॉन की बात भी करी और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करी, और क्यों इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करते वो भी देख लिया, इसलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हमेशा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an electron alpha particle moving electron proton alpha particle moving with same speed, an electron proton alpha particle moving with same speed, moving with same speed enters सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड बी लिख देते हैं, एट राइट एंगल टू इट, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। ठीक है, फॉर विच ऑफ द पार्टिकल्स विल द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बी स्मॉलर, फॉर विच ऑफ द पार्टिकल radius of the particle will be smaller, किसके लिए रेडियस छोटा होगा? ये क्वेश्चन है, किस पार्टिकल के लिए रेडियस छोटा होगा? तो याद रखो यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है, और हम जानते हैं जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है और उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना। तो हम लोग निकालते हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स QVB, उस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सुडो फोर्स mv²/r के इक्वल होगा, और इन दोनों को इक्वेट करके हम निकालते हैं mv²/r इज इक्वल टू QVB, स्टेबल रेडियस होने के लिए फॉर्मूला, तो v से v कट जाता है तो r आ जाता है mv/QB। ठीक है, तो रेडियस जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, कितना चार्ज है उसका, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि हमें क्वेश्चन दे रखा है सेम स्पीड सबकी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम है, तो रेडियस केवल और केवल मास और चार्ज पर डिपेंड करेगा। समझ गए? रेडियस मास और चार्ज पे ही डिपेंड करेगा। अब देखो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन है मान लो E, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो भी E है ना, मैग्नीट्यूड सेम होता है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे तो आयनाइज्ड हुआ ना, अल्फा पार्टिकल तो आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है, तो केवल 2 प्रोटॉन्स ही हुए तो चार्ज हो जाएगा 2e। मास अगर इलेक्ट्रॉन का me है, मास ऑफ प्रोटॉन का mp है, और हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1800 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफ़ी भारी है, और
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल देखो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो कुल मिलाकर के देख रहे हैं 4 टाइम्स हैवियर है ये किसके, प्रोटॉन के, इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। समझ गए? इसको यूज करके हम रेडियस निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे m बाई चार्ज यानी e, ठीक है। m ये छोटा e इसके नीचे है सब्सक्रिप्ट में। रेडियस ऑफ प्रोटॉन को लिखेंगे mp अपॉन e, है ना। और अल्फा पार्टिकल की लिखेंगे, सॉरी अल्फा पार्टिकल m लिख दिया और लिखना चाहिए था। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4mp 2e। अब देखो, देख रहे हो, लगभग तुम कह सकते हो कि अगर इनको कंपेयर करें, अगर हम वैसे करना चाहते वैसे भी कर सकते हैं, मास की टर्म्स में कन्वर्ट करके, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है 1800 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ई कर सकते हो। आर अल्फा पार्टिकल लिख सकते हो 4 × 1800 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2e। अब देखो किसका रेडियस सबसे छोटा होगा, किसका रेडियस सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, इसका। तो हमारे इलेक्ट्रॉन का रेडियस सबसे छोटा होगा। सिंपल सी बात है, भारी भरकम पार्टिकल जल्दी से मुड़ नहीं सकता, वो बड़ा चक्कर काटेगा, और हल्का फुल्का पार्टिकल बड़े आराम से इस तेजी से घूमेगा, है ना, है कि नहीं। बहुत भारी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ बड़ा राउंड काटती है, और छोटी चीज़ बहुत स्पीड से छोटा राउंड काट सकती है, ये तो लिखा है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्योंकि सबसे हल्का है, छोटा है, इसलिए सबसे छोटा रेडियस उसका होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना हमें आता है, और हमें इससे क्लियर होता है कि हमारा रेडियस किन किन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हुआ ये क्वेश्चन। अब अगला करते हैं। अगला भी बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दी हुई, ये फिगर बना हुआ है इसका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बुक के अंदर भी है, और एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है, फील्ड कैसी है, इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर है, ऐसी क्रॉस क्रॉस वाली फील्ड है, ठीक है। और इसमें चार्ज पार्टिकल के रास्ते दिखाए गए हैं। एक चार्ज पार्टिकल तो सीधे ऐसे जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, और ये है हमारा ए, डी पार्टिकल, सी पार्टिकल और डी पार्टिकल। हमें चार्ज पार्टिकल के पाथ्स दिखाए गए हैं, है ना, हमें चार्ज पार्टिकल के रास्ते नज़र आ रहे हैं, और पूछा क्या है कि एक न्यूट्रॉन है, पहचानो न्यूट्रॉन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और अल्फा पार्टिकल भी है। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन से पार्टिकल का कौन सा रास्ता है। अभी हमने जो फॉर्मूला किया ना, उसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो अभी हमने देखा रेडियस इज m प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज पार्टिकल अपॉन, अगर क्योंकि मैग्नेटिक सभी सेम है, और ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इन सब की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, ये सब सेम वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक के अंदर जा रहे हैं, तो रेडियस मास और चार्ज पे ही डिपेंड करेगा, है ना। और अभी हमने देखा कि रेडियस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आया था वो था me अपॉन e, रेडियस ऑफ प्रोटॉन था 1800 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई e, और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखा था 4 × 1800 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2e, है ना। प्रोपोर्शनल कहना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो देख रहे हैं हम लोग, सबसे भारी पार्टिकल का सबसे बड़ा रेडियस होगा, है ना। तो सबसे बड़ा रेडियस कौन से वाले पार्टिकल का नजर आ रहा है, इसका। ऐसा पार्टिकल, ऐसा रास्ता बनेगा, तो सबसे बड़ा ये बी मतलब हुआ
अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये डी हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये बचा हुआ कौन सा हुआ? प्रोटॉन। तो ये कौन सा है? ये चार्ज पार्टिकल तो सीधा ही चला गया, इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा। इसका मतलब क्या है? ये चार्ज पार्टिकल भी है और परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्या V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो फिर भी फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चार्ज जीरो है। तो ये हुआ न्यूट्रॉन के लिए। समझ गए? ये वाला जो पार्टिकल है वो पाथ किसका होगा? वो न्यूट्रॉन का होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, सिंपल सा, और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसी के फॉर्मूले को हमने यूज़ कर लिया। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रेडियस बताओ, वेलोसिटी सेम है या एनर्जी सेम है ना। ऐसे क्वेश्चन बार बार घूम घूम के इसी तरीके से आते हैं। कई बार हम मोमेंटम की बात कर देते हैं, कई बार एनर्जी की बात कर देते हैं, कई बार वेलोसिटी की बात कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में देखो, इसी क्वेश्चन के पार्ट अलग अलग पार्ट बन सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। क्या क्या पार्ट बन सकते हैं? कि रेडियस का जो फॉर्मूला हमने निकाला ना, mv/qb। कई बार आप लोगों को चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम दिया जाएगा, मोमेंटम। तो इस फॉर्मूले को अगर मोमेंटम में कन्वर्ट करोगे तो इसकी जगह लिख दोगे p। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल को मोमेंटम के टर्म्स में दिया जाए, आपसे कहा जाए भी सभी पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस डिपेंड करेगा केवल और केवल चार्ज के इनवर्सली। रेडियस चार्ज के इनवर्सली डिपेंड करेगा। समझ गए? अगर मोमेंटम दिया हो, और अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो कि भाई चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, तो हम इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? P = √2m × काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला है। तो हमारा रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा √2mk/qb। अगर चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है तो रेडियस मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। तो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्लियर है? हमने सभी तरीके से कर लिया, इसके अलावा और क्या आएगा, है कि नहीं? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हमने एक्सेलरेट करे और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल पर्टिकुलर वैल्यू की वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल ही हमें मिले। हमारे चार्ज पार्टिकल की बहुत सारे अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। हम चाह रहे हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी इतनी ही है, पर्टिकुलर फिक्स्ड है, उतनी ही पार्टिकल हमें मिले, उससे ज़्यादा और उससे कम वाले हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ये वेलोसिटी को सेलेक्ट करता है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, उसको तो कहेंगे अंदर आ जा, और जो उससे अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे हम उसको हटा देंगे रास्ते से। समझ गए? इसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, हमने देखा था कि हमारा रेडियस, चार्ज पार्टिकल रेडियस कितना है? r = mv/qb। अच्छा, और अगर हम देखें कि भाई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा कुछ करें कि
ऐसा कुछ करें कि मान लो ये छोटा सा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है, हमने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हमने फेंक रहे हैं, हम लोग यहाँ थ्रो कर रहे हैं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स, सिर्फ कुछ चार्ज पार्टिकल ही इसमें से जाएं, बाकी ऐसे मुड़ जाएं, इसमें से जाएं ही नहीं। हम ऐसा चाहते हैं सिर्फ वही पार्टिकल जाए जिसकी वेलोसिटी हो v, इसके अलावा कुछ भी वेलोसिटी हो वो इस छोटे से स्लिट में से ना जाए, इस रास्ते में से ना जाए, ऐसे को हम कहेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। तो क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस बना देता हूँ, साफ नजर आएगा, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस चार्ज पार्टिकल होते हुए भी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हुए भी फोर्स इसमें नहीं लग रहा है ना, इसका रास्ता बिल्कुल सीधा है और बाकी सब मुड़ गए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को कोई दूसरा फोर्स कैंसिल कर दे। समझ गए? तो हमारा चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जबकि वो चार्ज पार्टिकल भी है, कुछ वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, फिर भी फोर्स जीरो। इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स है जो फोर्स को कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे चार्ज पार्टिकल का फोर्स है QVB, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इसे sin 90, उसके फोर्स को कोई दूसरा फोर्स कैंसिल कर दे। चार्ज पार्टिकल है, उस पर दूसरा फोर्स कौन सा लग सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका फोर्स हो जाएगा QE। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हों, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगाए, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इधर लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऊपर लगाए और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नीचे लगाए, तब दोनों कैंसिल कर देंगे और हमारा चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चले जाएगा, है ना। तो हम निकाल सकते हैं इससे, देखो तो V इज इक्वल टू E/B। वही चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में से पास कर सकता है जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो। समझ गए? यानी वही चार्ज पार्टिकल सीधा ट्रेवल कर सकता है जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर उसकी वेलोसिटी हो। ये बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात देखो, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगती है, तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? लगाते हैं FBI B है अंदर, करंट है इधर, तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे लगने के लिए क्या होना चाहिए? इधर होनी चाहिए नेगेटिव प्लेट। अगर हमारा ये चार्ज पॉजिटिव है तो इधर होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट, और इधर होनी चाहिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होनी चाहिए। समझ गए? यानी कि अगर ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, क्रॉस वाली अंदर की तरफ जा रही है बोर्ड के, तो वही चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा सकता है, बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट जा सकता है अगर उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी सेलेक्टर का। और एक और चीज़ देख रहे हैं ध्यान से कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर आ रही है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों अनरिलेटेड से हैं एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर तीनों के बीच में रिलेशन निकल करके आ रहा है। इसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन टॉर्क से जुड़ा हुआ है। ये टॉर्क वाले क्वेश्चंस भी एक ही क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और वो बहुत ही ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन है कि इस तरीके से ये है हमारी कोऑर्डिनेट स्पेस, ये है हमारी z एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस और इधर बना रखी है x एक्सिस, और हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये है एक रेक्टेंगुलर लूप जो हमने वायर से बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, ओके। और इसमें करंट है 12 एम्पियर का, और करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो हमें बताना है टॉर्क कितना लगेगा। What will be the torque on this loop placed in magnetic field? और magnetic field कितनी है? magnetic field है 3000 गॉस। magnetic field is 3000 गॉस और डायरेक्शन कौन सी है? along z axis। magnetic field z axis के along है, तो हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, है ना ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है NIAB cos अल्फा, है ना। एक और फॉर्मूला है MB sin थीटा और M क्रॉस B। ये फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला इसको यूज करो, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के बजाय अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो हमें केवल दो चीजों की ही बात करनी है, M और B। समझ गए? M क्या है? M है NIA। इसको हम अलग से निकाल लेते हैं, है ना। NIA को अलग से निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, मान लो 1, करंट है 12, एरिया कितना है 5 इंटू 10 रेज़ पावर -4, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना आ गया ये 60 इंटू 10 रेज़ पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा M। अच्छा, अब M निकल गया, B हमें दे रखी है, अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। समझ गए? तो अब देखो M भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपको समझनी है कि मैग्नेटिक मूवमेंट M की डायरेक्शन आप कैसे देखोगे। सिंपल, राइट हैंड यूज़ करो अपना, राइट हैंड की फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में घुमाओ। करंट जा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड हमारा जो M है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, वो इस तरफ होगा, यानी Z एक्सिस की तरफ होगा। तो हम लिख सकते हैं M is along what? X axis, sorry, X axis, I। समझ गए? तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज 60 इंटू 10⁻⁴ I। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 इंटू 10⁻⁴ I क्रॉस मैग्नेटिक कितनी है 3000 गॉस। 3000 गॉस मतलब 0.3 टेस्ला, है ना, 0.3 टेस्ला, क्योंकि 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। हम लिखेंगे 0.3 और मैग्नेटिक डायरेक्शन कौन सी है Z एक्सिस, यानी कि K, ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे K। समझ गए? सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 18 इंटू 10⁻⁴ I क्रॉस K। I क्रॉस K क्या होता है? -J। तो हमारा आंसर आया -18 इंटू 10⁻⁴ व्हाट? J। समझ गए? क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉर्क जो है -y एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है और उसकी वैल्यू भी हमारे पास हमें मिल गई। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसी टाइप का, लेकिन अब की बार थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी है। लूप की डायरेक्शन चेंज हो गई है। लूप की डायरेक्शन किस तरफ है? लूप की डायरेक्शन अब की बार ऐसे है,
लूप ऐसे बनाते हैं, मान लो ऐसे ऐसे लूप, ये है हमारा लूप, वही लूप है, ठीक है। अब की बार ये वाई जेड एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ये है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सारी चीज़ वही है, सब कुछ वही है। अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस बी, m की डायरेक्शन किस तरफ निकालते हैं। अगर हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऊपर से देखो तो ये नजर आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो m की डायरेक्शन किस तरफ हुई, m की डायरेक्शन हुई z के अलॉन्ग, यानी m के, समझ गए। तो टॉर्क क्या आएगा, m क्रॉस b, तो m की वैल्यू हम निकाल चुके पहले ही, m की वैल्यू निकाली थी हमने 60 × 10⁻⁴ k, क्यों z डायरेक्शन में है ना, और b किस तरफ है, b है हमारा 0.3 × k, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, तो टॉर्क आएगा, देखो k क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस k तो 0 होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे डाइपोल पे यानी मैग्नेटिक मोमेंट पे हमारे सॉरी लूप के ऊपर कोई फोर्स कोई टॉर्क नहीं लगेगा, फोर्स नहीं टॉर्क नहीं लगेगा, समझ गए। फोर्स का कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन इस पर टॉर्क नहीं लगेगा। बात समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो